हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना जो ये अध्याय 10 है उसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या बातें, ठीक है। ये अपने जो हम अभी पढ़ रहे हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट सेकंड का, इसका ये लास्ट चैप्टर है। और यहाँ पे हम देखेंगे संविधान का राजनीतिक दर्शन, ठीक है। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में या इस क्लास में बहुत सी चीज़ें समझ चुके हैं एंड मेजर जो इसमें ज़रूरी बातें थी उसको भी हमने समझी है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है कि ये जो है आपकी 11th क्लास का पार्ट सेकंड की एनसीईआरटी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। एंड क्वेश्चन के साथ साथ आप कर रहे हैं तो आपको अब समझ में भी आ रहा होगा कि इसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको समझने वाले हैं कि यहाँ पे जो संविधान का राजनीतिक दर्शन है इसके बारे में कि क्या कैसे इसमें बातें की गई है, पूरे इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यदि हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की कि यहाँ पे क्या क्या बातें कही गई हैं। यदि बात करें कि इस पुस्तक में अभी तक हमने संविधान के कुछ मुख्य प्रावधानों का अध्ययन किया है और जाना कि पिछली आधी सदी में इन प्रावधानों ने कैसे काम किया, ठीक है। तो जो ये अभी पूरा संविधान हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें कुछ ही इम्पोर्टेंट बातें अभी इतने में भी हो पाई हैं। एंड मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, यदि आप लोग किए हो, कि आपको जो विधायिका है, कार्यपालिका है और जुडिशियरी है उससे रिलेटेड आपको क्या करना है कि क्वेश्चन देखने थे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो किसी भी आप वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे तरीके से देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से आपके विधायिका से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से आपके न्यायपालिका से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से यदि देखें कि आपके प्रियम्बल से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और यकीन मानिए, थोड़ा सा मैं आज यहाँ पे आपको समझा दूँ, बाद में स्टार्ट करती हूँ, कि जब आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टॉपिक को क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से एक दो बार क्या है कि आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ के देखिए कि पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन आपको पढ़ना, मैं नहीं कहती कि उसका आप राइट आंसर लगाइए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आप आंसर पढ़िए। आज आप उस युग में पढ़ाई कर रहे हो जहाँ की आपको चीज़ें बनी बनाई मिल रही हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। किसी भी आप वेबसाइट में जाएंगे तो टॉपिक वाइज बहुत ही आसानी से कि कौन कौन से साल में कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो विधायिका की बात हम करेंगे यहाँ पे तो पूरा मतलब 2018 में क्या है, 2019 में कौन से क्वेश्चन थे, 2020 में कौन से क्वेश्चन थे, 2019 में इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन थे, सारा सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि 2020 में ही आया हुआ था, विधायिका से क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि प्रीलिम्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। अभी इसमें हमने पढ़ा ना कि कुछ प्रावधानों के बारे में हमने अध्ययन किया और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस कितना था। देखिएगा, एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, पुटअप कर पा रहे हो कि नहीं। यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, ठीक है। इसमें मैंने क्या ये क्वेश्चन जो कह रहा है 2020 का ही है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, ये क्वेश्चन है, क्या है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, ऑप्शन प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, संसद के, पहला जो ऑप्शन है आपका कि संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकारों में प्रतिनिधित्व होता है। यानी कि जो पार्लियामेंट है तो इसमें क्या होता है कि सभी राजनीतिक दलों का सरकारों के प्रतिनिधित्व, मतलब सरकारों में क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। संसद में, प्लीज आप वर्ड को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार, जो हमारी संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है तो उसमें क्या होता है हमें ये बताना है। हमने आपको पहला ऑप्शन दिया कि संसद में सभी राजनीतिक दलों का, सभी मैंने बोला, ठीक है, इस पे गौर कीजिएगा आप लोग कि राजनीतिक दलों का सरकारों में प्रतिनिधित्व होता है। सेकंड आपका आता है ऑप्शन कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। यानी कि सरकार क्या होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा क्या की जा सकती है, हटाई जा सकती है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है यहाँ पे कि सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। ये तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, लाइव तो है नहीं वरना मैं आपसे पूछती कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। और चौथा ऑप्शन आपका आता है कि सरकार
संसद के द्वारा चुनी जाती है और किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों में से बहुत से लोगों के ना ये ऊपर से निकल गया होगा, हवा ही नहीं लगी होगी कि ये क्वेश्चन क्या है, लेकिन जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनका सही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सही आंसर बता रही हूँ और एक क्वेश्चन मैं कल के लिए आपको दूंगी, आपको उसका आंसर बताना है। यहाँ पे जो आपका आंसर यदि मैं बताऊँ कि इसमें कौन सा आंसर होगा हमारा, कि हमने बात की थी ना संसदीय व्यवस्था वाली सरकार की, हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे संसदीय व्यवस्था वाली गवर्नमेंट की यदि हम बात करें विधायिका में, तो सरकार क्या होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। आप इस बात से यदि सहमत हो तो हमारी जो ऑप्शन बी अभी मैंने बताया था कि सरकार संसद के प्रति क्या होती है, आपकी उत्तरदायी होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि संसद द्वारा सरकार को हटाया भी जा सकता है। हमने देखा था कि संसद के द्वारा ही सरकार को हटाया जा सकता है। और उदाहरण के तौर पर यदि आप देखें तो भारत में संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है और संविधान के अनुच्छेद 75 का 3, ठीक है, 75 का जो सब आर्टिकल है 3, इसमें क्या बात की गई, इसके अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः आपका जो विकल्प होगा वो भी राइट होगा। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा जब भी मैं पढ़ाती हूँ कि आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, रट्टा मत मारिए यार। यूपीएससी रट्टा पूछता ही नहीं है, आपको वो फैक्चुअल नहीं पूछेगा कि किस आर्टिकल में कौन सी बातें कही गई थी। एक दो क्वेश्चन पूछ लेगा, वो डजेंट मैटर कि उसमें से पूछ लेगा और आप इतना पढ़ चुके हो, लेकिन फैक्ट ऐसे बनते हैं। ठीक है, बहुत हमने चिल्ला चिल्ला के आपको बताया है कि सरकार जो होती है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन में क्या था कि संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकारों में प्रतिनिधित्व होता है, तो क्या यहाँ पे आप समझ जाते ना कि प्रतिनिधित्व होता है। जिसने बस इतना पढ़ा है कि सरकारों के प्रति प्रतिनिधित्व होता है, उसने कहा अरे भैया ठीक है यही सही होगा, इसी पे टिक मार देते हो कि सभी राजनीतिक दल। कहाँ यार, सत्ता पे सभी राजनीतिक दल थोड़ी ना आते हैं कि सभी राजनीतिक दल सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि उसमें विपक्षी के भी कुछ मेंबर्स होते हैं, पर हम ऐसा कहते हैं कि सारे के सारे राजनीतिक दल संसद में है, ऐसी बात नहीं है। और उसके सरकारों में उनका प्रतिनिधित्व होता है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि संसद के जो सभी राजनीतिक दलों का सरकारों में प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर होता है। ठीक है, होता है लेकिन सभी का हो ऐसा नहीं हम बात कह सकते। और मैंने आपको बताया था जहाँ आल आ जाए ना, तो कुछ ऐसे वर्ड हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली वाली बात आ जाए तो उसको तो आप बिल्कुल ही क्रास ही मार दो, वो तो राइट होने वाला नहीं, किसी भी एंगल से राइट नहीं होने वाला है, तो उस पर तो आप ध्यान ही मत देना। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा सही होता है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उनके द्वारा हटाई भी जा सकती है। ठीक है, और यहाँ पे दो ऑप्शन भी इसके गलत हो गए कि सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। तो ये तो है कि चलो सरकार जो है, तो मान लीजिए कि सरकार लोगों के द्वारा नहीं होती निर्वाचित। ठीक है, इसका भी कंसेप्ट हम लोग पूरा समझ चुके हैं कि वहाँ पे हम लोग तो जो हम पे प्रतिनिधित्व होते हैं उनको चुनते हैं, उनके बाद जिसकी सत्ता आती है वहाँ पे गवर्नमेंट बनती है और हम नहीं हटा सकते उसे, जनता उसे नहीं हटा सकती है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने से पूर्व हटाई जा सकती है। तो यहाँ पे ये भी नहीं है कि वो जो सरकार है संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु इसको क्या होगा कि निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने से पूर्व हटाई जा सकती है। ये भी ऑप्शन इसका राइट नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन में मैंने आपको इतना डिटेल से समझाया। आई होप कि जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे होंगे उनका भी थोड़ा सा तो दिमाग घूमा ही होगा। एक क्वेश्चन इसमें मैं और आपको बताती हूँ, ये 2020 में ही इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे विधायिका में। ठीक है, देख लीजिए इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। विधायिका चैप्टर से ओनली 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, थोड़ा मैं सिंपल पूछती हूँ, थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिएगा, इसका आप आंसर देंगे। यहाँ पे कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं, और यहाँ पे आप बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं देंगे कि मैंने बताया नहीं है। इसका हम लोग दोनों का लोकसभा और राज्यसभा का ना दोनों का अंतर पढ़े हैं, तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से बता सकते हो। क्या है कि राज्यसभा की
लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में, हमें लोकसभा के कंपेयर में बताओ, उसके समान बताना है, ठीक है, अपोजिट नहीं बताना कि अलग अलग है। समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है। पहला ऑप्शन आपका आता है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। देन सेकंड ऑप्शन आपका आता है कि संविधान में संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, मैं बहुत ही इसको डिटेल से समझाई हूँ, और इसमें आप लोग गलती करोगे ना तो यहाँ पे ठीक है गलती हो जाती है, लेकिन प्लीज़ मैं आशा करती हूँ कि आप लोग गलती मत करिएगा। ये क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाई हूँ, यानी कि ये पार्ट को समझाई हूँ, तो जो भी ध्यान से सुने होंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान, ठीक है, कहाँ पे है, किस क्षेत्र में। तो आप बहुत दूरी मत जाइए, जहाँ पे हमने अंतर की बात की थी वहाँ पे भी मत जाइए, इसके एक दो वीडियो के पहले जाइए, हमने आपको वो सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा हिंट दे रही हूँ, बताऊँ आंसर तो नहीं बताऊँगी, आपको ही बताना है। तो पहला ऑप्शन नई अखिल भारतीय सेवाएँ गठित करने के विषय में, ठीक है, संविधान में संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, या कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में ऑप्शन आप बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर यानी आप बताएंगे। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो इसमें पढ़ा ना कि कुछ प्रावधानों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, मैंने उसको थोड़ा समझाने की कोशिश की, 10 मिनट तो इसी में निकल गए। खैर, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कितना है, मैं ये समझाना चाह रही थी। यानी ये पूरी क्लास की जो सब्जेक्ट की बुक है वो ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे यदि हम देखें कि हमने इस बात की भी अध्ययन किया कि संविधान कैसे बना, लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठता है कि ब्रिटिश शासन में, मतलब ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने क्या किया कि संविधान को अंगीकार करने की ज़रूरत महसूस की, और उन्होंने खुद को और आने वाली पीढ़ियों को संविधान से बांधने का फैसला क्यों किया। और इस पुस्तक के बार बार आपका सामना संविधान सभा की बहसों से हुआ है, और यह पूछा जा सकता है कि संविधान के अध्ययन के सिलसिले में संविधान सभा की बहसों की गहरी परीक्षा करना क्यों जरूरी है। और इस अध्याय में सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर खोजा जाएगा, और दूसरा क्या है कि यह प्रश्न पूछना भी ज़रूरी है कि हमने जो संविधान अपनाया वह कैसा है, और इस संविधान के सहारे हम किन उद्देश्यों को पाना चाहते हैं। क्या इन उद्देश्यों के साथ कोई नीति मतलब कि बोध जुड़ा हुआ है, और अगर ऐसा है तो यह जो नीति बोध स्वयं में क्या है, हमारे संविधान के पीछे कौन सी नैतिक दृष्टि काम कर रही है, इस दृष्टि को यानी कि इस दृष्टि की मजबूती और सीमाएं क्या हैं, और इसी के अनुसार संविधान की सफलता और कमजोरियां क्या है। इन सारे प्रश्नों का हम उत्तर खोजने की यहाँ पे कोशिश करेंगे इसको पढ़ने के बाद। और यहाँ पे यदि हम देखेंगे इसको पढ़ने के बाद हम सीखेंगे क्या क्या। तो संविधान के अंतर्गत दर्शन को समझना क्यों जरूरी है, पहली बात सीखेंगे। दूसरा मैं यहाँ पे से सीख मिलेगी कि भारतीय संविधान की मूलभूत जो विशेषताएं हैं वो क्या है, और इस संविधान की आलोचनाएं क्या है, और इस संविधान की सीमाएं क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसमें स्टार्ट करते हैं। ये जो अपना है कि संविधान के दर्शन का क्या आशय है। काफ़ी ज़्यादा हमने देखा ना अभी कि इंट्रो में ये सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके दर्शन का क्या आशय है। दर्शन का मतलब वो दिखाने वाला दर्शन नहीं है, ठीक है, फिलॉसफी वाला यहाँ पे है। तो इसका क्या आशय है, यहाँ पे यदि हम बात करें कि कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है। हाँ, जब भी हमारे अंदर बात आती है ना तो कहीं ना कहीं राजनीति की बात आए या संविधान की बात आए तो हम तो वही समझते हैं ना कि बस कानूनी व्यवस्था वाला ही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सीधे से कि यही बताए, कुछ लोगों का मानना यही है कि संविधान सिर्फ क्या होता है, कानूनों से बनता है, और कानून एक बात है कि तथा मूल्य और नैतिक बिल्कुल ही अलग बात है, और इसलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नज़रिया अपनाया जा सकता है, ना कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नज़रिया। और यह सच है कि हर कानून में नैतिक तत्व तो नहीं होता, किंतु बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका सहारा यानी कि जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से गहरा संबंध है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें कि कोई कानून भाषा अथवा धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव की मनाही कर सकता है,
कुछ कानून ऐसे होते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताया गया है कि कोई कानून क्या है कि भाषा अथवा धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव की मनाही कर सकता है, और इस तरह का कानून समानता के विचार से जुड़ा है। और यह कानून इसलिए बना क्योंकि हम लोग समानता को मूल्यवान मानते हैं, और इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि कानून और नैतिक मूल्यों के बीच क्या है, गहरा संबंध है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया आपका कि सिर्फ आप संविधान का मतलब कानून से मत लगाइए। कानून तो एक बात है, तथा यहाँ पे क्या बताया गया कि मूल्य और नैतिकता बिल्कुल ही अलग बात है। ठीक है, कि कानून एक अलग बात है, मूल्य उसका, और नैतिकता यदि हम बात करते हैं तो वो एक अलग बात आपकी हो जाती है। और संविधान के प्रति केवल जो कानूनी नज़रिया अपनाया जा सकता है, ना कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नज़रिया। तो इसमें क्या होता है, संविधान के प्रति केवल कानूनी नज़रिया आप अपना सकते हो, ना कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नज़रिया यहाँ पे। और यह सच है कि हर कानून में नैतिक तत्व तो नहीं होता, हर कानून में, ये बिल्कुल सही है, नैतिक तत्व तो नहीं होता। कहीं कहीं पे हम नैतिकता की बात करते हैं तो हमें मृत्यु दंड भी देनी पड़ती है, तो फिर वहाँ पे हमारी नैतिकता नहीं रह जाती ना। कुछ भी कहें, कहीं ना कहीं हम उसके जीवन जीने के अधिकार को खत्म कर रहे हैं, तो कहीं कि वहाँ पे नैतिकता तो नहीं रह जाती, भले ही वो दोषी है। लेकिन हमारी जो नैतिकता है तो क्या कहती है वो, कि हमें सबका कहीं ना कहीं आदर भाव करना चाहिए, सबके साथ उन्हें जीवन जीने के यदि अधिकार है तो देना चाहिए, हमें किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। फिलॉसफी हमारी क्या कहती है कि हमें सबसे अच्छे तरीके से रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कानून में कुछ कड़े प्रावधान भी हैं जहां आपको सज़ा भी दी जाएगी। तो यही समझाया गया यहाँ पे कि नैतिक तत्व तो नहीं होता, किंतु बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से गहरा संबंध होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको ये समझाया गया कि भाषा अथवा धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच जो भेदभाव की मनाही कर सकता है। इस तरह क्या होता है कि कानून समानता के विचार से भी आपका जुड़ा रहता है, और यह कानून इसलिए भी बना कि हम लोग समानता को मूल्यवान मानते हैं। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो उदाहरण से स्पष्ट भी हुआ कि कानून और नैतिक मूल्यों के बीच क्या है, गहरा संबंध है। कानून, हर एक कानून नैतिक नहीं हो सकता, लेकिन इनके बीच में संबंध नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है ना कि कुछ बकरे बकरी हैं, कुछ बकरी बकरे हैं वाला जो आप लोग उसमें पढ़ते हैं रीजनिंग में। ठीक है, तो कुछ ऐसा वाला यहाँ पे भी है कि हर चीज़ में जो कानून है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे कानून में नैतिकता नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि कानून का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हर एक कानून में नैतिकता की बात आए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों ही बातों का थोड़ा सा आप अंतर निकाल के चलिएगा कि हर कानून में नैतिकता हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट हर कानून में नैतिकता से जुड़ाव ना हो, हर कानून की बात नहीं कर रहे, कुछ कानूनों में तो नैतिकता से जुड़ाव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कुछ इसमें और बातें समझते हैं कि इसी कारण संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखना जरूरी है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम कर रही है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के नज़रिए से हमारा क्या आशय है, इसमें 3 बातें शामिल है। इसको देखते हैं कि कैसे राजनीतिक दर्शन हम अपना सकते हैं। पहली बात आपकी क्या होती है कि संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, कुछ अवधारणाएं हैं उसके आधार पे वो बना है। इन अवधारणाओं की व्याख्या हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो अवधारणा है, इनकी व्याख्या जो है हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। इनका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि हम संविधान में व्यवहार किए गए पदों जैसे अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक अथवा लोकतंत्र के संभावित अर्थ के बारे में सवाल करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बातें हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान में व्यवहार किए गए पदों जैसे कि अधिकार आपका हो गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड मेंशन है। नागरिकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आपका, आर्टिकल 5 to 11 बात करता है नागरिकता की, भाग 2 हमारा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अल्पसंख्यक वर्ड भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, अथवा लोकतंत्र से संभावित अर्थ के बारे में सवाल करें। देन सेकंड आपका आता है कि इसके अतिरिक्त हमारे सामने एक ऐसे समाज
और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए, जो संविधान के बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती और संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड बात आपकी आती है। देन थर्ड बात यहाँ पे क्या आती है कि इस सिलसिले में हमारी अंतिम बात यह है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए। जो हमारा भारतीय संविधान है, संविधान सभा की बहसों के साथ क्या किया जाना चाहिए, जोड़ के पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, ताकि सैद्धांतिक रूप से हम बात यानी कि बता सकें कि आदर्श कहाँ तक और क्यों ठीक है, तथा आगे उनमें कौन से सुधार किए जा सकते हैं। किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद बनाते हैं तो हमारे लिए यह बताना जरूरी हो जाता है कि यह मूल्य सही और सुसंगत क्यों है। और उसके बाद देखें, किसके बगैर संविधान के निर्णय में किसी मूल्य को आधार बनाना एकदम क्या होता है, अधूरा कहा जाएगा। और संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह से दिशा निर्देशित करने का फैसला किया तो इसलिए हो सका क्योंकि उनके पास इस मूल्य समूह को जायज़ ठहराने के लिए कुछ तर्क यहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, हमें जब भी कभी बात करनी चाहिए, चाहे वो संविधान की हो या किसी की हो, हमें बिल्कुल सॉलिड प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। हम हवाई में ना, अब देखिए कि कोई एक अनपढ़ व्यक्ति आके कैसे भी बोल के निकल जाए तो आदमी इतना उसमें वो नहीं करेगा कि ऑब्जेक्शन उठाए, कैसा किया वैसा किया, ठीक है किया उसने, उसको नॉलेज नहीं था। बट वहीं पे आप एक एजुकेटेड पर्सन हो और आपके द्वारा बातें यदि उल्टी पलटी बोली जा रही हैं तो आप पे ऑब्जेक्शन लगेगा वहाँ पे कि आपसे तो इतनी उम्मीद रखी जा सकती थी कि कम से कम आप तो बेहतर बोल सकते थे, लेकिन आपने भी वैसी गलती कर दी क्योंकि आपको वो चीज़ें पता थी, फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अभी तक तर्क और तथ्य के आधार पर सही बात करिए ना, तो वहाँ पे आप पे ऑब्जेक्शन लग सकता है। इसीलिए उनके पास सॉलिड प्रूफ था, सॉलिड तर्क था, तो वो जब भी बातें करते थे, संविधान सभा की आप बातें देखेंगे तो वहाँ पे खैर एक उसमें एपिसोड था, कई सारे एपिसोड में आया हुआ था, बहुत अच्छी तरीके से संविधान का ना पूरा दिखाया गया था। शायद राज्यसभा टीवी में था, उसका देखिएगा, आप लोग चेक करिएगा, नहीं तो मैं ही चेक करके आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा, हम खुद देंगे। आप उससे जितने भी उसके एपिसोड हैं देखिएगा, संविधान सभा का पूरा समझाया गया है जितना भी है। यदि आप लोग देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी या बता दूंगी कि आप वहाँ से जाके देख लीजिए, क्योंकि मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। तो ये संविधान सभा का जितना मैटर है ना, वो आप पूरा क्लियरली समझ पाएंगे कि वहाँ पे कैसे कैसे बैठक होती है, कैसी चर्चाएँ होती हैं, क्या क्या तर्क थे, क्या क्या उनके आधार थे, वो चीज़ें आप क्लियर कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भले ही इनमें से बहुत से तर्क पूरी तरह से स्पष्ट ना हो, चाहे संविधान निर्माताओं के तर्क कितने भी कच्चे और अनगढ़ क्यों ना हो, यह कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान के में अंतर्निहित मूल्यों को जायज़ ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे, और जो भी अंतर्निहित मूल्य थे कहीं ना कहीं उनके पास उन्हें जायज़ ठहराने के लिए तर्क नहीं थे। और संविधान के अंतर्निहित नैतिक तत्व को जानने और उसके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि हमें यदि एक रास्ता बंद होता है, दूसरा रास्ता तो हमें अपनाना पड़ता है, और ऐसा करना इस वजह से भी ज़रूरी है ताकि क्या हो कि हम अपनी शासन व्यवस्था के बुनियादी मूल्यों की अलग अलग व्याख्याओं को एक कसौटी पर जा सके। और यह बात स्पष्ट है कि आज संविधान के बहुत से आदर्शों को चुनौती आपकी दी जा रही है, और उसके बाद इन आदर्शों को क्या हुआ है कि संविधान में सूखे हुए फलों की भांति सिर्फ रख भर नहीं दिया गया। जो संविधान में बातें कही गई हैं तो वो तो अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले हम लोग बहुत ज़्यादा लेक्चर सुन चुके हैं, मैं दे चुकी हूँ, आप सुन चुके हो। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ना आपके द्वारा कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। और हाँ, टॉपिक से रिलेटेड ही पूछिए, जहाँ ना समझ में आए वहाँ पूछिए, क्योंकि अभी मैंने 2 क्वेश्चन दिए, अभी आगे ना ये चैप्टर ख़त्म होने दीजिए, आपका पूरा टेस्ट बकायदे लूँगी मैं।
तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि अब तो आपको लाइव पढ़ाया जाए, क्योंकि ना आपकी जो मौज मस्ती है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर यदि करते हैं तो और ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब टेक्निकल इशू है, उसकी वजह से लाइव नहीं आ पा रहे हैं। अदरवाइज़ मैं तो लाइव कराने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों का ना, क्योंकि साथ साथ हम रहेंगे तो ज़्यादा हमारी कनेक्टिविटी थोड़ा अच्छे से बन जाती है। तो देखिए कैसे होता है, लेकिन टेस्ट आपका होगा इस चैप्टर का प्रीलिम्स के। जितने अभी तक के, मैं नए क्वेश्चन नहीं बनाऊंगी, जितने अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बना के टेस्ट लूँगी, ठीक है। अब कैसे लेती हूँ वो मैं देखती हूँ कैसे क्या करना है, लेकिन आप लोग रेडी रहिएगा, टेस्ट तो ज़रूर होगा आप लोगों का। अब यहाँ पे क्या होता है कि बल्कि यहाँ पे यदि हम देखें कि इसमें क्या है कि हमारा जो संविधान है, जो बातें उसमें लिखी गई थी वो एक सूखे पन्ने की तरह नहीं, अभी भी वो चल रही हैं, ठीक है। बल्कि इन पर क्या है, बार बार अदालतों की में जिरह होती है, और ये हमारे क्या है कि राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग हैं, और इन पर विविध राजनीतिक हलकों यानी कि विधायिका, राजनीतिक दल, मीडिया, स्कूल तथा विद्यालयों में विचार विमर्श होता है, रहता है, और बहस चलती है, और इन पर सवाल उठाए जाते हैं। इन आदर्श की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाती है, और कभी कभी क्या होता है कि अकाल्पनिक यानी कि अल्पकालिक क्षुद्र स्वार्थों के लिए इनके साथ चालबाजी भी की जाती है, और इसी कारण से इस बात की परीक्षा की ज़रूरत पैदा होती है कि संविधान के आदर्श और अन्य हलकों में इन आदर्शों की अभिव्यक्ति के बीच कहीं यदि हम देखते हैं यहाँ पे कि कोई गंभीर खाई तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी लोग स्वार्थ के लिए भी उसे यूज करने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी, और ये चीज़ें ना अब आप देख रहे होंगे कि मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, ज़्यादा आपको समझा नहीं रही हूँ। उसका एक रीज़न है, क्योंकि जो अभी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले हम लोग अभी इसके जस्ट पहले ही काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं। तो यहाँ से आप पढ़ने बस से समझ सकते हैं, तो इसलिए इसमें मैं ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे है कि कभी कभी क्या होता है कि विभिन्न संस्थाएं एक ही आदर्श की व्याख्या अलग अलग ढंग से करती हैं, और हमें इन व्याख्याओं की आपसी तुलना की ज़रूरत पड़ती है। और संविधान के यदि हम आदर्श की बात करें तो अपने आप में परम ना सही, परंतु हैसियत के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कि हम आदर्श की बात करें कि संविधान में बहुत ही संविधान हमारा एक आदर्श है, तो यहाँ पे परम यानी कि बहुत ज़्यादा चरम सीमा वाला तो नहीं कह सकते आप, लेकिन हाँ इसको नकार दे ऐसा भी आप नहीं कर सकते हो। और मूल्यों या आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो इन व्याख्याओं के बीच क्या होगा कि विरोध पैदा होता है, और यह जांचने की ज़रूरत आ पड़ती है कि कौन सी व्याख्या सही है। इस जांच परख में संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के रूप में होना चाहिए, और इस लिहाज से हमारा संविधान एक पंच की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा न्यायालय जब भी न्याय देगा किस आधार पे देता है, वो संविधान के आधार पे देता है। तो कहीं ना कहीं वो एक पंच की भूमिका इसमें आप कह सकते हो कि निभा सकता है, कि उसमें जितनी ही बातें लिखी गई है वो उसी के आधार पे देगा। उसमें आप क्या बातें लिख रहे हो डजेंट मैटर, लेकिन जो लिखी गई है उसके आधार पे देंगे। अब यहाँ पे आता है कि संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है, इसको भी हम लोग देखेंगे, बट हम लोग इसको देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं आज जाना है। सो इस वजह से बस आप लोग इसे पढ़ते रहिए, और अच्छी तरीके से पूरा आप लोग इसे कंप्लीट करिए, और टेस्ट के लिए तो बिल्कुल आप लोग रेडी रहिए, क्योंकि टेस्ट चाहे जितने दिन लग जाएं मैं उस पर बिल्कुल भी कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाली हूँ। चाहे आप में से कोई एक ही बंदा टेस्ट दे, लेकिन मैं लूँगी टेस्ट ज़रूर। आपको आना है, टेस्ट आपको देना है, ठीक है। अब वो मैं कैसे लेती हूँ मेरा मैटर है, मैं देखती हूँ जैसे भी मेरे से हो पाएगा तो करती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होगा तो उसमें से आपको करना ज़रूर है। तो फिर आप लोग करिए इसे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका उसका आंसर भी मैं आपको कल ही बताऊंगी, दोनों का जो मैंने आपको दिया था तो उसका भी, जो अपने 2 आंसर भेजे हैं हम उन दोनों का ही आंसर आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, क्योंकि आज थोड़ा निकलना है। ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़िए अच्छे से, और जितना ये चैप्टर है ना मेरे पढ़ाने के बाद भी प्लीज़ आप इसे पढ़ते रहिए, इसको रट डालिए, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। तो